जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूदा सियासी सूरत हाल भी कोई ख़ास नहीं है और ऊपर से एक अफसोसनाक वाक़या जो कि इटली की तरफ जाते हुए कश्ती का डूब जाना। मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान जो पाकिस्तान की पाक सरजमीन से और इस सोना उगलती ज़मीन से बागी होकर यूरोप का सहारा लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के आप दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है ये जानते हुए भी कि इस तरफ मौत है, उस मौत की तरफ धकेल देता है। ये इंसानी स्मगलर जो कि अपने पेट की खातर, अपने बैंक बैलेंस की खातर दूसरों के घरों के चिरागों को अंधेरे में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मौजूदा जो इस वक्त सियासी दौर चल रहा है, इसमें पीडीएम अपने पूरे अरूज पर कुछ ना कुछ दिखाती नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस होती भी दिखाई दे रही है। क्या इमरान की वापसी होगी? क्या इमरान को एक मौका फिर मिलेगा? या फिर पीडीएम में भी इख्तलाफात कुछ ना कुछ नजर आ रहे हैं। क्या आसिफ अली जरदारी अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने की खातर नवाज ग्रुप से उलझ जाएंगे? क्या नून लीग भी अपना पूरा दिफा करने में किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से झगड़ा होगा? ये तमाम बातें हमारी होंगी आपके साथ। तो इस वक्त मेरे साथ तजिया नगार जनाब यूके से आए हुए हमारे मेहमान अल हाफिज ट्रस्ट के बानी जनाब खलीलुर रहमान सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके अक्सर तजिए आप देखते हैं और वो तजिए भी आपको नज़र आता है कि वो बड़े ही, मैं समझता हूँ कि रोशन तरीके से कामयाब होते हैं। तो उनसे बात होगी। तो मेरे साथ दूसरी तरफ कालम नगार, तजिया नगार शकील अहमद जंजुआ साहिब बड़े अरसे के बाद फिर हमारे मेहमान बने हैं, तो इनको भी हम अपने प्रोग्राम में वो वेलकम कहते हैं। तो चलते हैं खलील रहमान सलीमी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब वाला क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इस वक्त कौम सोग में है और योम सोग आज मनाया जा रहा है। कई घरों के चश्मो चिराग जो हैं आज बुझ गए हैं और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कई माएँ जो हैं वो अपने बेटों की तलाश में बैठी हैं और कई सफ़े मातम बिछ गई हैं घरों में। तो क्या कहते हैं कि ये कैसा सानिया था, ये इसको सानिया के पीछे क्या था और हमें क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो अफसोसनाक सानिया पेश आया है, लीबिया से इटली जाते हुए कश्ती के डूब जाना, इसमें बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा इस पे अपनी अपनी बयान कर रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो करने वाली भी हैं जी और जी। बड़ा ही अफसोसनाक है। और जो फैमिलीज जिनके साथ ये हादसा पेश आए हैं, अल्लाह पाक उनको, उनके जो इस दुनिया से चले गए हैं उन पर गरीक रहमत करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और हमें भी अल्लाह पाक इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो असल में बातें तो बहुत सी हैं, इसमें बहुत सारे नकाइस हैं, बहुत सारी मसाइल हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूरोपियन कंट्री में लोगों का जाना और इस तरह के जो भी मामला बने हुए हैं, हर बंदा जो है वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना पैसा और दाव ज़िंदगी जो है दाव पे लगा रहा है। और ज़ाहिर है आपको शायद याद होगा कि एक दफ़ा जब वो सीरिया का एक वो बच्चा जो जिसकी लाश समुद्र के किनारे से मिली थी, जी जी। तो उस लाश ने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जोड़ के रख दिया था। लेकिन हुआ ये कि उसका वक्ती तौर पे उसका असर तो हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी जा सकी। दूसरा यह है कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं और मुल्क की हालात जो हैं, नौजवानों को अपना फ्यूचर यहाँ नज़र नहीं आता और वो अपने मुस्तकबिल की, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए वो जो इतने बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी जो बात यह है, मैं समझता हूँ कि ये जो
यहाँ पे जो इस इंसानी स्मगलर हैं वो अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए अपना वो नहीं देख रहे कि वो हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। मोस्टली सुनने में आया है 23-24 लाख रुपया उन्होंने वसूल किया है और उनको जिस तरह और जिस हाल में वहाँ से वो उनको ले जाना चाह रहे थे और जिस तरह ले जाया गया और वो एक छोटी सी कश्ती के ऊपर 700-800 बंदे को सवार किया है और पाकिस्तानियों को उन्होंने निचले दर्जे में रखा जी बिल्कुल ऐसा यहाँ ही से वो और उससे पहले ही उसका इंजन भी सुनने में आया खराब हो गया। जी जी ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि उन खानदान की दादरसी करें और अपनी कमज़ोरियों पे भी नज़र रखें। जो हमारी कमज़ोरियां हैं, जो गवर्नमेंट के काम है, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हैं, वो भी पूरा करने की कोशिश करें। जी आपकी तरफ आते हैं शकील जंजुआ साहब, आप भी मौजूद हैं यहाँ पे और जो सान्या हुआ है ये हमारा कश्ती वाला, तो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माएँ जो हैं अपने बच्चों से दूर हो गई हैं, बहनें भाइयों से दूर हो गई हैं, वो बड़ा ही नुकसान हमारा हुआ है और एक एक जगह के 12-12 अफराद एक एक ख़ानदान के गए हैं। तो क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी हमें बहुत दुख है कि बहुत बड़ा सान्या है, इसे बुलाया नहीं जा सकता कि नौजवान अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी हैं। कुछ मुल्की हालात भी ऐसे हैं कि गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ सोग ना मनाए, देखिए ये पूरे मुल्क में रोज़गार का मसला है, नौजवानों का मसला है, जी जी उसको हल करें। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है जनाब कि हुकूमत इक़दाम करे। यानी वक्ती तौर जनाब FI हरकत में आता है तो फिर वही खामोशी छा जाती है। इसको मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिए और ऐसे लोगों को की सरकोबी होनी चाहिए। अच्छा शकील साहब, मैं पूछना ये चाहूँगा कि इस वक्त मेरे ख्याल में जो एजेंट लोग बैठे होते हैं पीछे, जो भेजते हैं, ये इंसानी स्मगलर हैं जो, इनके लिए क्या होना चाहिए? इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इनके लिए यार, कि इतनी जानों से वो खेल जाते हैं तो फिर उसके बाद आज़ाद के आज़ाद? बिल्कुल जी, इनके लिए सज़ाए मौत ही होनी चाहिए जो लोगों के नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह करते हैं वक्ती तौर लालच के लिए उन्होंने। और देखा कश्ती में लोग, जो रिपोर्ट आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है 5-6 नौजवान सिर्फ प्यासे ही मार गए उधर, पानी की कमी थी। ऐसे ही बिल्कुल जनाब। सिम साहब, आप मुतफिक हैं इस चीज़ से कि ऐसे लोगों को सज़ाए मौत होनी चाहिए या कोई बहुत बड़ी लंबी कैद होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह की कोई जुर्रत न कर सके। और सज़ाए मौत के अलावा भी उसके ऊपर कुछ और भी कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो मसला ये है कि अब दूसरा मसला ये है सर, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। जब ये कोई इस तरह का सान्या पेश आता है और जिन लोगों के थ्रू ये सारे मामलात होते हैं, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हमें भी अपने फ़र्ज़ जो है अदा करने चाहिए। अगर आप 23-24 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बाहर इस तरह जाते हैं अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने के लिए और अपनी ज़िंदगी की बाजी हारने के लिए, ये भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को इस बात पर बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चा या एक फैमिली के लोग 23-24 लाख रुपया वो खर्च करके जा सकते हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए कोई इस तरह की स्कीमें तैयार कर सके। भाई ठीक है, कोई 10-15 लाख रुपया आप लोग इन्वेस्ट करो, बाकी हम इन्वेस्ट करते हैं और कोई ऐसा कोई रोजगार को कारोबार हो जिससे फैमिली का सिलसिला चल सके। बजाय ये है कि बच्चे जो हैं वो निकलते हैं यहाँ पे वो अच्छे, फिर वहाँ जाके कोई आसान नहीं है। अगर मसलन आप इटली पहुँच जाते हैं या यूरोप के किसी कंट्री में पहुँच जाते हैं, मैंने वहाँ के जो हालात देखे हैं, ये इतना ईजी नहीं है कि जाते ही आपको जनाब हर चीज़ मुहैया हो जाएगी। वहाँ भी बड़े मसाइल हैं, सालों साल लग जाते हैं। वो फिर अपने स्टेटस के चक्कर में फिर जनाब कोई साइलम अप्लाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जायज़ नजायज़ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, और वो बड़ा एक लंबा पीरियड है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस बात पे बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम, जैसे गवर्नमेंट नौजवानों को कर्जे की स्कीम का मुतारफ़ करा रही है, गवर्नमेंट इसी तरह को बच्चों को कोई इस तरह के, भाई जो बंदा 10-15 लाख जो बच्चा ये अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, बाकी ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। 10-15 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बाकी गवर्नमेंट को 25-30 लाख रुपया इन्वेस्ट करके उसको कोई ऐसा कारोबार डाल दिया जाए 40-50 लाख में, जिससे उस ख़ानदान का अच्छा गुजारा हो सके। और मैं समझता हूँ अगर उतनी मेहनत
इतनी इन्वेस्टमेंट करके उतनी मेहनत वहाँ यहाँ करें तो आप इज्जत के साथ उस तरह की रोजी रोटी कमा सकते हैं। जी शुक्रिया अपना सलीमी साहब आपका। अब बात हाँ या ना में होती है, ये तो हमारा हो गया कि जो लोग ऐसे जा रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए या आगे गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। कई एक एक घर के 12 अफराद भी सुना है कि इस वाक़े में शहीद हुए हैं। तो अल्लाह करीम उनको हौसला दे, उनके सब्र जमील अता फरमाए और जो जिंदा हैं वो सही सलामत अपने घरों को आ जाएं और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो सलीम साहब अब आगे चलते हैं हम। हमारा सवाल पॉइंट पे आ जाता है कि देखें कि इमरान खान माइनस होता है या आगे बढ़ता है या फिर पीडीएम आपस में इख्तलाफात में आगे बढ़ जाती है, तो ये दरमियानी रास्ता निकलना आपको क्या नजर आ रहा है? ये असल में इनकी आपस की लड़ाई है। बाकी इमरान खान तो आपको पता ही है, अगर माइनस ना होना होता तो ये हालात ही ना होते। ठीक है। वो चीज़ तहरीक इंसाफ वाली, जो इमरान खान वाली तहरीक इंसाफ है, जो मेरी सोच जो है छोटी मोटी उसके मुताबिक, क्योंकि इमरान खान को माइनस होना था तो ये सारे हालात पैदा हुए हैं। ठीक है। ये जैसे भी हुए, जिस तरह भी हुए, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अब मामला है अब रस्साकशी ये है कि पीपल पार्टी की कोशिश ये है कि हम किस तरीके से अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए, और नून लीग की कोशिश ये है कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए। ये जो इलेक्टेबल जो है, मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है कि वो जो इलेक्टेबल जो ये इस्तेहकाम पार्टी बनी है, ये है वो उसमें ज़्यादातर इलेक्टेबल हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाने में इलेक्टेबल का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है। जिस तरफ ये इलेक्टेबल हो जाते हैं उसी तरफ वो गवर्नमेंट उसकी बन जाती है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि ये नून लीग के साथ इनका पैकेज हो जाएगा। और कुछ सुनने में यही भी आई हैं कि मीटिंग्स हो गई हैं। अगर तो वो इलेक्टेबल जो हैं, अगर इलेक्शन हुए तो वो इलेक्टेबल जो हैं उनका झुकाव इनकी तरफ है, वो इनको कुछ देने की बेहतर पोजीशन में है। मेन जो है ये जो इस्तेहकाम पार्टी है, इसका मेन जो है किरदार वो है पंजाब में। ठीक है। पंजाब में जो है वो इलेक्टेबल और नून लीग ये मिलेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट नहीं मिल सकता। बाकी रह गया पीपल पार्टी का मसला। पीपल पार्टी इस कोशिश में है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पीपल पार्टी की जो सबसे पहली अव्वलीन तरजीह है वो ये है कि सिंध जो है वो हमारा मजबूत किला रहे। ठीक है। ये किसी तरह भी हमारे से ना जा सके। ठीक है। और वो उन्होंने उसमें बहुत तक वो हद तक वो कामयाब हैं। बिल्कुल ठीक है। और बाकी रहा ये कि आगे चल के अगर कोई ऐसा सिलसिला बनता है कि अगर गवर्नमेंट कोई मतलब कि वाज़ेह अक्सरियत नहीं आती, तो ऐसे लगता है कि जिस तरह अभी गवर्नमेंट हंग पार्लियामेंट है, हंग पार्लियामेंट ही रहेगी, और इसी तरह बांड के खाएंगे। शकील साहब आपने सुना कि सलीमी साहब कहते हैं कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं, अगर ना होते तो ये हालात पैदा ना होते और आने वाले वक्त में हो सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनी है वो नून लीग की तरफ उनका झुकाव हो, और अगर उनकी तरफ झुकाव होता है तो नून लीग का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर झुकाव नहीं होता तो फिर ये एक बंदर बांट जो जिस तरह चलती है वो चलती रहेगी इस तरीके से। आप क्या कहते हैं, खान माइनस हो चुके हैं, खान नहीं उभरेंगे, या फिर ये बंदर बांट चलेगी इस्तेकाम पाकिस्तान अगर नून लीग का साथ देती है? तो क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इनका आ सकता है या जरदारी साहब सिर्फ सिंध तक बरकरार रहेंगे? नहीं, फिलहाल मैंने कहा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आप उन्होंने क्या इजलास में देखा जनाब कि जब जो सामने जो लीडर थे वो मुंह छुपा रहे थे। अच्छा। यानी आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमने बहुत गलत किया? इस तरह तो कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। और उसके अलावा नून लीग से इनका ताल्लुक कोई बनता नहीं है। ठीक है। क्यों पीटीआई एंटी वोट है, वो उन्होंने हासिल करना था। जिस तरह फवाद चौधरी ने शुरू में नारा लगाया था ना, तो उसे पीछे हटा दिया गया जनाब कि हम पीडीएम को सब कोई अकेला नहीं जब्त करने देंगे, हम लड़ेंगे, उस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे, हुकूमत करेंगे। उस बयानिया में जान थी। इनके पास अब बयानिया कोई नहीं है। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान का वही बयानिया जो पीडीएम का है तो फिर अवाम इस तरह मुतवज्जो नहीं हो सकती। फिलहाल जरदारी साहब ठीक जा रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत बनाने के चक्रों में है, अभी कामयाबी है उनकी। फिलहाल वो खान साहब माइनस हो गए हैं जी? नहीं, फिलहाल अभी कोई इनमें उभरेंगे जी अभी हाँ चांस है, अभी उभरने के चांस हैं जी। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं दोबारा?
कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ जरा खुल के मुझे वजाहत करें ना जरा। इसमें कोई बात हर खिलाफ नहीं होती। पाकिस्तान है, हम 11 साल सुनते रहे परवेज मुशर्रफ के दौर में जनाब कि नवाज शरीफ और बेनजीर माइनस हो चुके हैं जनाब, अच्छा। उनका सियासत में कोई किरदार नहीं। तो आज देख लें ये नवाज शरीफ साहब फिर आ जाएंगे, तो फिर अंदाजा लगाएं ये पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी कहना ना कबल वक्त हो जाता है। अभी इंतजार करना पड़ता है जनाब, क्या है बुरा जनाब। यही है हमारे तारीख का तजर्बा, तलख ही है, पर यही सबसे बड़ा तजर्बा है। जी बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका, सीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना कि बड़ा दबंग लहजे में शकील अहमद जंजुआ साहब ने कहा कि कुछ भी इस माहौल में हो सकता है और कुछ कभी ये ऐसा नहीं मैं कह सकता कि माइनस हो चुके हैं खान साहब दोबारा भी आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी। और इसी तरह से साहब का कहना यह है कि खान साहब माइनस हो चुके हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।